और कैसे हैं आप लोग को पता है डीटी की काउंसलिंग स्टार्ट है और वो चल रही है और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं, कुछ लोगों ने चॉइस फिलिंग भी कर लिया है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉमन है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं मेरे पास जिसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है कॉमन है। तो मैंने सोचा कि कुछ जो कॉमन कमेंट्स है उसके आंसर पे क्यों ना हम एक वीडियो बना दें, जो कि क्या है कि जो चूँकि कॉमन आंसर है और वो रिप्लाई करने में क्या होता है ना कि बार बार हमें सेम रिप्लाई करना पड़ा। जिसमें सबसे कॉमन जो अपना कमेंट है और आई थिंक आपके मन में भी आ रहा होगा, वो कमेंट ये है कि भैया ये अपग्रेडेशन में जो हम अपग्रेड करते हैं तो क्या मुझे पुरानी वाली सीटें मेरे पास रहेंगी या वो सीटें हट जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आई थिंक बहुत ज़्यादा सबके मन में आ भी रहे होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे कंडीशन ही हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है 3 तारीख को फर्स्ट पहला अलॉटमेंट आ रहा है और 5 तक के उसके रिपोर्टिंग दिए गए हैं और उसी बीच में क्या अपग्रेडेशन का भी टाइम दिया गया है। तो मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आपको अगर मान लीजिए एचजीएसआईटी या एलएनसीटी या यूआईटी कोई से भी एक ब्रांच मिला है और आप अगर अपग्रेड कर रहे हो तो क्या ऐसा तो नहीं कि पुराने वाले सीट में चले जाएंगे। दोस्तों देखो, इसके अगर आंसर की बात होगी तो मैं ये बोलूँगा कि देखो क्या होता है कि अगर आपको नया सीट मिल जाता है, जैसे मान लो कि आपने 5वें चॉइस पे यूआईटी राजीव गांधी को चॉइस करा है, सीएस ब्रांच को, है ना। उससे ऊपर वाली जो चॉइस है आपकी जेईसी जबलपुर की है। तो मगर अगर आपको यूआईटी राजीव गांधी मिला है और आप फिर भी अपग्रेडेशन में डाले हो उसे, तो वहाँ क्या होता है कंडीशन कि आप अपग्रेडेशन में अगर आपको जेईसी जबलपुर मिल जाता है ना, तो आपके यूआईटी की सीटें खत्म हो जाएंगी। मतलब बिल्कुल प्रॉपर समझ रहे हो आप। मतलब अपग्रेडेशन के बाद जो सीटें, अगर नई सीटें आपको मिल जाती हैं तो पुराने वाले सीटें चली जाती हैं, अगर सीट नहीं मिलता है तो पुराना वाला रह ही जाता है। उसके बाद भी अगर वो कॉलेज पसंद नहीं है, उसके बाद भी अगर आपको वो ब्रांच पसंद नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल अब उस सीट पे आप रिपोर्ट ना करें। रिपोर्ट नहीं करोगे तो खुद ब खुद वो सीटें जो होंगी विड्रॉल हो जाएंगी और क्या है कि आपको फिर से मौका मिलेगा सेकेंड राउंड में चॉइस करने का। कॉमन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है कि भैया ये टीएफडब्ल्यू होता क्या है। देखो, ट्यूशन फी वेवर मतलब ऐसे स्कीम के तहत एडमिशन होता है इसमें, जिसमें क्या होता है, इसमें पूरे की पूरी ट्यूशन फीस, जो कॉलेज की जो फीस है वो माफ़ कर दिया जाता है। वहाँ बस आपको जो एक्स्ट्रा फीस, जैसे बस की फ़ीस है, जैसे लाइब्रेरी की फ़ीस है, ये सब ओनली फीसें लगती है वहाँ पर। और आपके जो नॉर्मल जो कॉमन ट्यूशन फीस होता है, जो मेन अमाउंट होता है, बड़ा अमाउंट, वो अमाउंट आपको नहीं लिया जाता है। भैया अगर मैं रजिस्ट्रेशन किसी और से करा लूँ या किसी शॉप पे जाकर करा लूँ, और क्या मैं घर पे आकर के मोबाइल से कर सकता हूँ क्या चॉइस फिलिंग? बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस लॉगिन आईडी पासवर्ड सही से संजो के रखना, क्योंकि मैं तो हमेशा से मना करते आया हूँ कि किसी भी एमपी लाइन वाले के ऊपर में भरोसा मत करो, क्योंकि वो लोग क्या है, कॉलेज वालों से पैसे खा करके, ख़राब कॉलेज वालों से पैसे खा करके, और वो लोग क्या करते हैं, बैठे रहते हैं कि भाई एक कॉलेज अंदर डाल देते हैं, वो चुपके से, आपको पता ही नहीं चलेगा और आपको उस समय याद ही नहीं आएगा मैंने डाला था या नहीं डाला था। और ऐसे में क्या होता है, वो रिपोर्ट कॉलेज को भेज देते हैं कि मैंने ये कॉलेज चॉइस कराया है, इसके एवज में उनको कुछ कमीशन मिल जाता है। ऐसी कहानी होती है। तो एमपी एल पे भरोसा भी नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन वहाँ से करो और कोशिश करो कि चॉइस फिलिंग आप खुद से करो। क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे दोनों राउंड के लिए अलग अलग पैसे खर्च करने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन वही रहेगा। ओनली चॉइस फिलिंग की जब बात आएगी तो चॉइस फिलिंग बस क्या होगा, फिर से होगा। ठीक है। तीसरी क्वेश्चन ये बन जाती है यहाँ पे कि क्या भैया ऐसा तो नहीं है कि हाँ रजिस्ट्रेशन तो चलो ठीक है, वेरिफिकेशन भी नहीं, ऐसा नहीं बार बार कराना पड़े। और उससे पहले मैं ये बताऊं कि वेरिफिकेशन कितने घंटे में हो रहे हैं, वेरिफिकेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है। कुछ लोगों के वेरिफिकेशन कुछ डॉक्यूमेंट हो गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट हुआ ही नहीं है, तो क्या ये कितने टाइम लगते हैं? देखो, मैक्सिमम 24 घंटे की बात होती है। 24 घंटे में कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं, बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार करो, श्योर है कि हो जाएगा। क्योंकि ऐसे भी क्या है ना, ये जो काउंसलिंग का शेड्यूल है बिल्कुल ही किसी ढंग का नहीं बनाया गया है। ये 4 दिन ओनली दिया गया है। 4 दिन बहुत कम होता है, मतलब 4 दिन कोई टाइम नहीं होता। क्योंकि आपको पता है कि अभी थर्ड राउंड जो मतलब अभी तो क्या है ना कि एडवांस के एग्जाम बचे हुए हैं, उसके रिजल्ट आएंगे। मतलब बहुत सारी सीटें, आप जो सीटें ले रहे हो ना, जो आपको जो कॉलेज नहीं मिल पा रहा, जो हाई मार्क्स वाले बच्चे आपके कॉलेज आपके सीट लेके निकल जा रहे हैं ना, वो बाद में विड्रॉल करा लेंगे और चले जाएंगे कहाँ, एनआईटी में चले जाएंगे, ट्रिपल आईटी में चले जाएंगे, जीएफटीआई और आईआईटी में। मतलब ये है कि ये जो सीटें हैं वो वैकेंसी फिर से आ जाएंगे। तो क्या ऐसा शेड्यूल उनको नहीं रखना चाहिए था? हालांकि क्या है कि इससे पहले, चूँकि मैं जिस काम के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ, पहले उस पर हम लोग बात करें, क्योंकि ये कंडीशन तो सही नहीं है, हमें पता ही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मैं अचानक से कुछ और लेके आ रहा हूँ कि एलएनसीटी एस अच्छा है या ओरिएंटल का मेन का सीएस अच्छा है ना। या कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि एलएनसीटी का जो आईटी ले लूँ या एलएनसीटी एस का सीएस ले लूँ। देखो मेरा मेन कैंपस की बात अलग होती है और आईटी और सीएस में अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो आप मेन के बिल्कुल आईटी चॉइस करो, और ओरिएंटल और एस की बात होगी तो एस का सीएस चॉइस करो। ठीक है, दैट्स ए क्लियर। दूसरी बात, एक बात और है कि एक और ऐसे कमेंट आए थे
कि भैया ये अगर मैं डोमिसाइल अगर ना दूँ तो क्या होगा। देखो डोमिसाइल अगर आप नहीं देते हो और आप एमपी के हो, क्योंकि आपको पता है कि 85% सीट जो होते हैं वो एमपी कोटा एमपी वालों के लिए होता है, और क्या है ना कि 5% सीट बाहर वालों के लिए होते हैं और कुछ एनआरआई के लिए, कुछ टीएफडब्ल्यू के लिए। मतलब कि 85% सीट आपको मिलने वाला है। आप वो अपना प्रूफ अगर वहाँ पे पेश नहीं करोगे तो क्या होगा, आप नॉर्मल जनरल आउटसाइडर में काउंट होगे। मतलब आपकी जो सीट मिलने की चांसेज है बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि 85% में आप नहीं आओगे, फिर 5% में आओगे। आप खुद सोच सकते हो क्या दिक्कत आपके साथ होगी। दूसरी बात, अगर आप एक और क्वेश्चन ये है कि भैया मैं अगर बाहर से हूँ तो क्या मैं अपना कैटेगरी डालूँ। नहीं, बिल्कुल, अगर आप एमपी से बाहर के हो तो श्योर रहो कि आप जनरल में काउंट होने वाले हो, चाहे आप एससी से हो या एसटी से हो, मगर एमपी से आउटसाइडर हो, है ना, आप ईडब्ल्यू से हो या ओबीसी से हो, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, लेकिन जब आप एमपी से बाहर के हो तो डीटीई में क्या आप जनरल में काउंट होते हो। बिल्कुल ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इसलिए थोड़ी सी क्या होता है ना, आउटसाइडर के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। एक और कॉमन क्वेश्चन है, वो है कि 3 लाख से प्लस रैंक जिनके हैं वो भी चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीएस मिल जाए। बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज में सीएस मिल जाएगा आपको, लेकिन क्या वो सीएस किसी ढंग का नहीं होगा। जैसे नौरंग कॉलेज है, आप सर्च कर लेना। यूआईटी के 2 और ब्रांचेज ऐसी हैं जो अपना एक झबुआ में और एक शहडोल के आसपास में शायद वहाँ भी है, वहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा SITC पुरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ भी मिल सकता है। ठीक है, एक चित्रकूट में एक कॉलेज है जो सतना में पड़ता है, वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। पर क्या करेंगे वो कॉलेज लेके, क्योंकि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो करेंगे क्या, क्योंकि 3-4 लाख अगर सीएस मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, उससे अच्छा है कोई अच्छा सा प्राइवेट उठा के रख लेना। और ऐसे कंडीशन में फंसते हो तो बिल्कुल मुझे कॉल लगाना। हालांकि देखो रिसीव नहीं हो पा रहा बहुत ज़्यादा कॉल, क्योंकि फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ रिसीव करने का, बहुत सारा रिसीव मैंने करा भी है। ठीक है, अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल बताना, मैं देखूंगा आपके बजट में कौन से कॉलेज बेटर आपके लिए होने वाले हैं। एक क्वेश्चन और है कि भैया क्या जो रिपोर्टिंग का जो टाइम है, फिजिकल जो आपको फिजिकली पहुंचना है कॉलेज में, क्या मुझे उस टाइम पे पहुंचना मजबूरी है या क्या मुझे पहुंचने ही पड़ेंगे। तो बिल्कुल आपको पहुंचना पड़ेगा, और उस समय अपने आप पूरे के पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के साथ आप पहुँचना, जैसे कि फार्मेसी वालों ने करा है। क्योंकि कॉलेज को बहाना मिल जाता है, फिर वो क्या करते हैं, अच्छे सीट नहीं चाहता कोई कि ऑनलाइन वाले लेके जाए, क्योंकि वो जिनसे प्रॉमिस करके रखे हैं उनको देना चाहते हैं। हालांकि वो संभव नहीं हो पाता है। अगर आप ऑनलाइन लेके जाते हो तो श्योर रहो कि आप ही को वो सीट मिलना है। तो इसलिए बस तैयारी से जाना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और क्वेश्चन है कि भैया ये स्कॉलरशिप क्या किस कॉलेज में मिलते हैं और किस में नहीं मिलते। बिल्कुल, अगर आप एमपी से हो और आप ओबीसी SC ST से बिलोंग्स करते हो तो श्योर रहो आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे, जो कि शायद 30,000 के आसपास में ओबीसी वाले को, और ऐसे 55-60 या जैसे कुछ ज़्यादा भी कभी कभी SC ST वाले को मिलता है किसी भी कॉलेज में। ऐसा नहीं कि आप SGS IT में होगे तो ही आपको मिलेगा, आप किसी भी कॉलेज में होगे तो आपको वो स्कॉलरशिप आपको मिलने वाला है। बिल्कुल ये ध्यान देना। इसलिए TFW के 5% सीट होते हैं, और आप कभी भी चॉइस फिलिंग करो तो सबसे पहले किसे डालो, TFW से डालो। कैसे डालना है, जैसे कि SGS IT सबसे पहले नंबर पर डालेंगे। अगर मान लो या इनके मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, TFW मतलब FW से SGS IT CS। उसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मल प्लेन CS। मतलब ये है ना कि आप जो भी चॉइस करते हो तो पहले TFW FW डालते जाओ, क्योंकि क्या अगर उससे मिल जाता है तो बिल्कुल पूरे के पूरे पैसे बच जाएंगे। जैसे कि अगर एलएनसीटी की फीस 1,21,000 है, अगर TFW से अगर आपको मिल जाता है वहाँ पे अगर CS तो आपकी फीस लगभग 22-25,000 के आसपास हो जाएंगे। मतलब बहुत ही चूँकि गवर्नमेंट की ये स्कीम है तो इसमें तो बिल्कुल आपको फ़ायदा मिल ही रहा है। और चॉइस फिलिंग कैसे करो, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है इसके ऊपर, मतलब बिल्कुल ध्यान से सुनना है ना, कि आप पहले कॉपी पर लिख लेना है, सब बढ़िया से 4-5 बार मैच कर लेना कि क्या आपने सही करा है नहीं करा है। एक एक लाइन वहाँ से देखना है, फिर यहाँ डालना है, एक एक लाइन देखना है, फिर यहाँ डालना है। ये करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, क्योंकि मैंने जो चॉइस फिलिंग की वीडियो बनाई है उसमें आपको पता है कि इंदिरा गांधी में CS नहीं है, फिर मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में वहाँ CS डाल दिया है। मतलब ये है कि गलती हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़े रहो, और कुछ प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल क्वेश्चन करो आप मेरे से। थैंक यू सो मच।